हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ए टू जेड क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को क्लास 12th केमिस्ट्री जैव अणु से ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं, जिसमें आप लोगों को टोटल प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेंगे ऑप्शन के साथ, और सॉल्यूशन इसका डिटेल से करवाया जाएगा। सभी बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए फाइनल एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सॉल्यूशन कराया जाएगा। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। यदि एग्जाम में जैव अणु से क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहते हैं, जैव अणु से कोई भी प्रश्न आवे, आप पूरा में पूरा बना के आना चाहते हैं, तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सभी प्रश्न आपको बिहार बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं, और जो आने की संभावना एग्जाम में उसे सेलेक्ट करके बताया गया है। क्वेश्चन का सिलेक्शन आप लोग को 100% बिहार बोर्ड में नंबर दिलाने का है। तो आप लोग ध्यान से समझिए, कंसेप्ट को समझिए, और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए, तो हमारा जैव अणु चैप्टर का नाम है जैव अणु बायोमोलिक्यूल। जैव अणु, देखिए ये बायोलॉजी में भी आपको नंबर दिलाएगा। ये जो चैप्टर है ये बायोलॉजी से भी रिलेटेड है, तो इसका बहुत सारा प्रश्न आपको बायोलॉजी में भी नंबर दिलाएगा, तो कंसेप्ट के साथ समझना है। चलिए, समय की बर्बादी नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से समझना है कंसेप्ट के साथ। पहला प्रश्न हमारा शुरू होता है, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट आप लोग जानते होंगे, कार्बोहाइड्रेट का सूत्र होता है CxH2O का Y, मतलब C रहेगा और H2O के फॉर्म में रहेगा। कार्बन और H2O के फॉर्म में यहाँ ये संख्या बतलाता है, कार्बन और H2O की संख्या बतलाता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है। अब कह रहा है कौन सा कार्बोहाइड्रेट बहुत सारा होता है। कार्बोहाइड्रेट का बहुत सारा मोनोसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट को सेकेराइड भी बोला जाता है। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, अलग अलग फॉर्म होता है। तो यहाँ कह रहा है कौन प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो सेलुलोज। क्या आंसर है इसका? सेलुलोज जो होता है प्रकृति में प्रचुर मात्रा में, मतलब सबसे अधिक प्रकृति में पाए जाने वाला बोला जाएगा तो कौन होगा? सेलुलोज, या सेलुलोस भी बोला जाता है। चलिए, प्रश्न संख्या 2 में आइए। निम्नलिखित में कौन डाइसेकेराइड दूध में उपस्थित रहता है? मतलब दूध में पाए जाने वाला, दूध में, मिल्क में जो कौन सा कार्बोहाइड्रेट, डाइसेकेराइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट का रूप है। कार्बोहाइड्रेट का ही नाम होता है सेकेराइड। अब डाइसेकेराइड क्या है? तो डाइसेकेराइड उसको बोलते हैं जिसको जल अपघटन कराने पर मोनोसेकेराइड के 2 अणु में टूटता है, उसको हम लोग डाइसेकेराइड बोलते हैं। मोनोसेकेराइड का कितना अणु? 2 अणु में टूटेगा तो डाइसेकेराइड, 3 अणु में टूटेगा तो ट्राइसेकेराइड। और तो डाइसेकेराइड कौन पाया जाता है? यहाँ प्रश्न हमारा है कि कौन सा डाइसेकेराइड दूध में उपस्थित रहता है, तो आंसर हो जाएगा लैक्टोज। क्या रखना है? लैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 3, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, बीमारी होता है? विटामिन ई की कमी से, तो विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। गर्भधारण, जनन क्षमता या जनन की क्रिया में क्या होती है? कमी हो जाती है। तो जनन क्षमता कमजोर हो जाता है, बच्चा पैदा होने की क्षमता क्या होता है? कमजोर। तो यहाँ पर याद रखना है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग? तो जनन क्षमता में कमी। क्वेश्चन हम लोग 4 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग देखिए कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 देखना है। निम्नलिखित में कौन विटामिन जल में घुलनशील है? मतलब विटामिन दो प्रकार का होता है, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। याद रखना है, याद रखना है चला, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। विटामिन ए होता है, विटामिन बी, सी, डी, ई होता है और के होता है। विटामिन कौन कौन होता है? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और एक के भी होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन, तो जल में घुलनशील विटामिन बी, विटामिन बी और विटामिन सी, दो को होता है जल में घुलनशील विटामिन। बाकी सब वसा में घुलनशील विटामिन होता है, बाकी सभी वसा में घुलनशील विटामिन। तो यहाँ आंसर कौन हो जाएगा? बी नंबर, विटामिन बी एंड विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में किससे इंसुलिन स्रावित होता है? मतलब किस ग्रंथि से इंसुलिन निकलता है? हमारे शरीर में इंसुलिन निकलता है। यही इंसुलिन की अगर जो कमी हो जाती है, डायबिटीज का रोग होता है, उसको इंसुलिन का सुई। तो यहाँ पर क्या होता है? इंसुलिन कहाँ से निकलता है, कहाँ से स्राव होता है? तो याद रखना है चला, अग्नाशय से। इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलती है? बायोलॉजी का भी प्रश्न है, लेकिन केमिस्ट्री में पूछा जाता है। देखिए 2023 में पूछा गया है, 2023 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड के एग्जाम में, बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये बायोलॉजी में भी पूछ सकता है, केमिस्ट्री का भी। जय बानू, बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों में पढ़ना है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों में पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं हम लोग। साइक्रीन है एक, साइक्रीन क्या है? साइक्रीन एक मीठा अभिकर्ता है। मीठा एक कृत्रिम मधुरक होता है। आप लोग नाम सुने होंगे। कृत्रिम मधुरक क्या होता है? डायबिटीज के रोगी जो रहते हैं, जिसको डॉक्टर चीनी खाने से, मीठा खाने से मना कर देता है, तो एक कृत्रिम मधुरक बनाया जाता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर बनाया जाता है, जिसको खाने से शरीर में डायबिटीज के रोगी को भी कोई प्रभाव, हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि कृत्रिम मधुरक जो हुआ शरीर में गया, लेकिन पाचन क्रिया नहीं होता है, वो शरीर में पच के शरीर में नहीं जाता, वो उत्सर्जन द्वारा, मूत्र उत्सर्जन द्वारा बाहर निकल जाता है टोटल के टोटल। तो शरीर में कोई मिठास का प्रभाव, तो क्या उसी को यहाँ पर वही बोला गया। साइक्लिन क्या है? तो मीठा अभिकर्ता है, मतलब कृत्रिम मधुरक है। इसी को हिंदी में लिख सकते हैं मीठा अभिकर्ता या कृत्रिम मधुरक है। तो साइक्लिन का उपयोग होता है किसमें? मीठा अभिकर्ता के रूप में। डायबिटीज जगह आप लोग देखते होंगे, कोई भी बिस्किट वगैरह खरीदने जाइएगा तो दिखेगा शुगर फ्री, मीठा लगेगा, लेकिन फिर भी उसमें लिख देता है शुगर फ्री। तो उसमें चीनी, ग्लूकोज ये सब नहीं मिलाया हुआ रहता, इसमें यही मीठा अभिकर्ता मिला, साइक्लिन मिला देता है, जिससे डायबिटीज वाले वो बिस्कुट को भी खाते हैं तो कोई प्रभाव उसको नहीं पड़ेगा। तो साइक्लिन याद रखना है, मीठा अभिकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ध्यान से देखना है। ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो ग्लूकोज क्या है? 6 कार्बन है, तो ये हेक्सोज होता है। ग्लूकोज क्या है? तो हेक्सोज का फॉर्म है, मतलब 6 कार्बन होता है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो ये तो बहुत आसान प्रश्न है। रतौंधी किससे होता है? विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी, जो दिन में दिखाई देगा लेकिन रात में दिखाई नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित शुगर में सबसे मीठा कौन होता है? सबसे मीठा शुगर, शुगर मतलब यहाँ चीनी या शक्कर, तो यहाँ पर सबसे मीठा होता है फ्रुक्टोज। याद रखना है, सबसे मीठा कौन होता है? तो ग्लूकोज भी मीठा होता है, सुक्रोज मतलब चीनी भी मीठा होता है, लैक्टोज भी, लेकिन सबसे ज्यादा मीठा कौन होता है? फ्रुक्टोज होता है। याद रखना है, सबसे मीठा कौन? फ्रुक्टोज। क्वेश्चन नंबर 9 हम आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, चलिए ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। एंजाइम क्या है?
एंजाइम क्या है हम लोग को समझना है। तो एंजाइम में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं। तो एंजाइम क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा क्या, प्रोटीन। तो एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। एंजाइम क्या है, प्रोटीन का रूप है। याद रहेगा। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग कहाँ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में। चलिए ध्यान से समझिए क्वेश्चन नंबर 11 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं क्या है। हम लोग 10 तक क्वेश्चन नंबर देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है, निम्न में कौन सी दवा, निम्न में कौन सी दवा चलिए निम्न में कौन सी दवा बुखार को कम करता है। बुखार को कम करने वाली दवा बताना है। जिससे बुखार लग गया हो, टेम्परेचर शरीर का अधिक हो, तो उसको कम करने के लिए कौन सी दवा होती है। तो बुखार को कम करने वाला दवा क्या है, एंटीपायरेटिक। याद रखना है चला, बुखार को कम करने वाली दवा क्या है, एंटीपायरेटिक। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। ग्लिसरॉल है एक, ग्लिसरॉल क्या होता है वो देखना है। तो ग्लिसरॉल होता है 3 कार्बन रहेगा और तीनों कार्बन में OH रहता है। तीनों कार्बन में क्या रहेगा, OH। बाकी या 4 बंधन पूरा करने के लिए इसमें ग्लिसरॉल में देखिए क्या बोले, 3 गो बाकी 4 बंधन पूरा करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ना पड़ता है। तो यहां पर देखिए ये क्या हो गया, OH OH OH। तो ये हो गया क्या, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। इसमें 3 गो अल्कोहल है, तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, A नंबर हो जाएगा। 12 का आंसर क्या हो जाएगा, A। क्वेश्चन नंबर 13, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या है। ग्लूकोज में कायरल कार्बन याद रखना है, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितना होता है, 4 होता है। ग्लूकोज में कायरल कार्बन, कायरल कार्बन उसको बोलते हैं कार्बन में 4 बंधन होता है। चारों बंधन में अगर अलग अलग ग्रुप जुटा हुआ है, चारों बंधन में अगर अलग अलग ग्रुप जुटा हुआ है तो उसको कायरल कार्बन कहते हैं। तो कायरल कार्बन की संख्या ग्लूकोज में कितनी होती है, 4। क्वेश्चन नंबर 14, फलों की शर्करा कहलाती है। फलों की शर्करा कहलाती है, मतलब फलों में फलों की शर्करा किसको बोला जाता है, तब फ्रुक्टोज को बोला जाता है। सबसे मीठा भी बोलेगा तब फ्रुक्टोज होगा, और फलों की शर्करा, शर्करा मतलब चीनी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रुक्टोज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड श्रेणी का है? पॉलीसेकेराइड में क्या होता है, देखिए जिसको जल अपघटन कराने पर अगर जो वो अपघटित नहीं हुआ तो वो मोनोसेकेराइड। 2 से 10 भाग में अगर जो टूटा, जल अपघटन कराने पर 2 भाग 3 भाग मतलब 10 भाग तक टूटा तो उसको बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड। लेकिन 10 से भी ज्यादा, सैकड़ा, 1000, 500, 50, 25 ये सब संख्या में मोनोसेकेराइड जल अपघटन कराने पर अगर जो होता है तो उसको बोलते हैं क्या, पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड कौन होता है, स्टार्च। कौन कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड है, तो क्या आंसर हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है। सुक्रोज उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुक्रोज जो है उदाहरण किस तरह का उदाहरण है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो सुक्रोज मतलब चीनी, तो चीनी 2 भाग में टूटता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ये चीनी होता है C12, H22, O11। इसका भी क्रिया कराते हैं H2O से, तो ये टूटता है C6H12O6 प्लस C6H12O6, ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में। तो 2 भाग में टूट रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डाइसेकेराइड। क्या हो जाएगा, डाइसेकेराइड। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। विटामिन की खोज निम्न में कौन वैज्ञानिक ने, तो विटामिन का खोज फंक ने किया था, कौन वैज्ञानिक। और डीएनए का खोज बोलेगा तो वाटसन एंड क्रिक, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, डीएनए की खोज कौन किया था, वाटसन एंड क्रिक। अब विटामिन का बोलेगा तो फंक। क्वेश्चन 18 देखिए। विटामिन सी का मुख्य स्रोत है, तो नींबू और संतरा, खट्टा पदार्थ जो भी होता है, खट्टा पदार्थ जो रहता है उससे विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी का आंसर क्या हो जाएगा, नींबू तथा संतरा, नींबू तथा संतरा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है। हीमोप्रोटीन मिलती है, हीमोप्रोटीन किसमें मिलती है, तो रक्त में। याद क्या रखना, हीमोप्रोटीन किसमें पाया जाता है, तो रक्त में पाया जाता है। हीमोप्रोटीन किसमें पाया जाता है, चला रक्त में। याद रखना है हीमोप्रोटीन किसमें पाया जाता है, रक्त में। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, एमिनो एसिड की श्रेणी का सबसे छोटा एवं प्रथम सदस्य कौन है। एमिनो एसिड में सबसे छोटा सदस्य कौन होता है, तो ग्लाइसिन होता है। एमिनो एसिड का सबसे छोटा सदस्य कौन होता है, ग्लाइसिन होता है। याद रखना है, यही इसमें क्या होता है, एमिनो एसिड का सबसे छोटा श्रेणी याद रखना है क्या, ग्लाइसिन। इसी में कायरल कार्बन एको नहीं होता, सबसे छोटा होने के कारण इसमें कायरल कार्बन नहीं होता। बाकी टोटल एमिनो एसिड में कायरल कार्बन होता है, केवल ग्लाइसिन में सबसे छोटा होने के कारण कायरल कार्बन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या कह रहा है। फॉस्फेट बंधन मिलता है, फॉस्फेट बंधन मिलता है तो नाभिकीय अम्ल में मिलता है। क्या रखना है, नाभिकीय अम्ल में। फॉस्फेट बंधन किसमें मिलता है, नाभिकीय अम्ल में, नाभिकीय अम्ल में। चलिए क्वेश्चन हम लोग 23 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग का हो गया था। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखे थे क्या, फॉस्फेट बंधन मिलता है। फॉस्फेट बंधन किसमें मिलता था, तो नाभिकीय में। अब हम लोग देखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या है, संदेश वाहक होता है। संदेश वाहक मतलब शरीर के अंदर जो संदेश मस्तिष्क तक इधर उधर जो
तो वो कौन होता है, mRNA। RNA दो प्रकार का, tRNA, आर छोटकी RNA, mRNA। तो यहाँ पर कौन होता है, संदेश वाहक कौन होता है, mRNA। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है, एंजाइम की क्रिया हेतु उपयुक्त तापमान। एंजाइम की क्रिया कितना तापमान से चलता है, मतलब एंजाइम की क्रिया किस तापमान पे कार्य करता है। तब 20 डिग्री से 45 डिग्री, 20 डिग्री से कम रहेगा तो एंजाइम छोटे छोटे जीवाणु जो होता है वो भी क्रिया करना बंद, 45 से ज्यादा होगा तो भी वो मर जाता है, मतलब अभी क्रिया करना बंद कर देता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से ईस्टर है, ईस्टर में जिसमें ईस्टर बंधन ईस्टर पाया जाएगा वो ईस्टर बंधन होगा। तो मोम, ईस्टर कौन है, तो मोम याद रखना है। निम्न में ईस्टर कौन है, मोम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग आते हैं। वसा के साथ आंत में अवशोषित होने वाला विटामिन, वसा के साथ आंत में कौन अवशोषित होने वाला विटामिन है वो देखना है। ध्यान से आंसर को समझिए कि वसा के साथ अवशोषित, आंत में अवशोषित हो जाता हो, आंत में अवशोषित होने वाला विटामिन है। तो विटामिन ए और विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है, उदासीन एमिनो अम्ल का उदाहरण है। तो कौन सा एमिनो अम्ल उदासीन है, कौन सा क्षारीय है, कौन सा अम्लीय है, तीनों जानकारी लेना हम लोग को। उदासीन अम्ल कौन होता है, कौन सा क्षारीय होता है। तो देखिए उदासीन अम्ल होता है ग्लाइसिन, सबसे छोटा एमिनो अम्ल, सबसे छोटा एमिनो अम्ल भी यही है, ग्लाइसिन भी है। ऐसी में कायरल कार्बन भी नहीं पाया जाता, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लाइसिन का 3 प्रॉपर्टी है, उदासीन भी है, सबसे छोटा एमिनो अम्ल है और इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं होता है। क्षारीय उदासीन, क्षारीय एमिनो अम्ल अगर जो बोला जाएगा तो हिस्टेडीन हो जाएगा। कौन होगा, हिस्टेडीन, याद रखना है। क्षारीय एमिनो अम्ल कौन, हिस्टेडीन। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, प्रोटीन के विघटन का अंतिम उत्पाद है, मतलब प्रोटीन जब टूटता है तो अंतिम में क्या बनता है, तो पेप्टाइड। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, सॉरी पेप्टाइड नहीं, प्रोटीन का अंतिम उत्पाद होता है एमिनो अम्ल। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या होता है चला, एमिनो अम्ल में टूटता है, यही एमिनो एसिड बोलिए, यह एमिनो अम्ल। तो प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। प्रश्न क्या है 31 में, स्टार्च अथवा सेलुलोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है। स्टार्च रहे या सेलुलोज रहे तो जल अपघटन कराने पर क्या बनता है, क्या प्राप्त होता है वो ध्यान देना है। तो स्टार्च या सेलुलोज के जल अपघटन से ग्लूकोज बनता है। तो आंसर 31 का आंसर क्या हो जाएगा, 31 का आंसर ए होगा, ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या है, अम्लीय एमिनो अम्ल, न्यूक्लिक एसिड, इसी को बोलते हैं एमिनो एसिड का उदाहरण है। देखिए अगर बोला गया था उदासीन तब ग्लाइसिन हुआ था, उदासीन बोलेगा एमिनो अम्ल तो क्या हो गया था, ग्लाइसिन हुआ था, ग्लाइसिन। लेकिन यहाँ अम्लीय एमिनो अम्ल बोल रहा है, अम्लीय, अम्लीय एमिनो अम्ल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। याद रखना है, क्षारीय का, उदासीन का और अम्लीय, 3 प्रकार एमिनो अम्ल, तीनों में देख लिए। अब यहाँ पर देखिए फिर से प्रश्न आया है क्या, क्षारीय एमिनो अम्ल, उदासीन बोला जाएगा तब क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन। याद रखना तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लाइसिन। अम्लीय बोलेगा तो हो जाएगा एस्पार्टिक एसिड, क्षारीय बोलेगा तो हिस्टिडीन, हिस्टिडीन। अभी इसके पहले भी प्रश्न आया था।
तो अम्लीय, क्षारीय, एमिनो अम्ल 3 तरह के देख लिए, अम्लीय, क्षारीय और क्या देखे, उदासीन। क्वेश्चन नंबर देखिए 34, कोशिका का पावर हाउस। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये 10वां में पूछा जाता था, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 35, मनुष्य की अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन। अग्नाशय द्वारा, देखिए इसके पहले था क्वेश्चन में इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, तो इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता था, अब उल्टा बोल रहा है, अग्नाशय से क्या स्रावित होता है, तो इंसुलिन। यही प्रश्न इसके पहले उलट के पूछा था, अब इसी को रिवर्स क्वेश्चन पूछ दिया है। क्वेश्चन नंबर 36, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन है, वो बतलाना है। तो मनुष्य की लार में क्या पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है। मनुष्य की लार में क्या पाया जाता है, चला, टाइलिन पाया जाता है, याद रखना। मनुष्य की लार में क्या पाया जाता है, टाइलिन। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देखते हैं क्या है। रक्त का लाल रंग किसके कारण है, तो बहुत आसान है, 10th का प्रश्न है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 38, रक्त का पीएच मान होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो याद रखना है 7.2 से 7.5 के बीच, 7.2 से 7.5 के बीच रक्त का पीएच मान होता है। 39 नंबर, दूध में मिलने वाले प्रोटीन, तो दूध में कौन प्रोटीन पाया जाता है, तो केसीन। क्या याद रखना है, दूध में कौन प्रोटीन पाया जाता है, तो क्या रखना है, केसीन। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किस एंजाइम द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा होता है, ये देखना है, किस एंजाइम के द्वारा, तो पेप्टाइड द्वारा, पेप्टाइड द्वारा। क्या प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो पेप्टाइड, याद रखना है। प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा होता है, प्रोटीन बहुत आसानी से नहीं पचता है छोटो, प्रोटीन पचाना बहुत मुश्किल है, उसको 3-4 चरण में पचाया जाता है। तो प्रोटीन किसके द्वारा पचाया जाता है, तो पेप्टाइड के द्वारा, पेप्टाइड के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग किसमें आता है, 41 में। निम्न में से किस श्रेणी के उपाचयन में सर्वाधिक ऊर्जा मुक्त होती है। सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे निकलती है, किसके पाचन से, प्रोटीन के पाचन से, कि कार्बोहाइड्रेट की, वसा की, लिपिड, किसके पाचन करने पर शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलेगा, तो लिपिड। क्या आंसर रखना है, लिपिड, लिपिड क्या रखना है, लिपिड ऊर्जा का रूप है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 42, रक्त के तरल अवयव प्लाज्मा का कुल प्रतिशत होता है। मतलब रक्त में जो तरल भाग होता है, द्रव भाग होता है, वो प्लाज्मा का कितना प्रतिशत होता है, तो याद रखना 55%। कितना प्रतिशत चला, 55%। क्वेश्चन नंबर 43, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया जाता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट को जब परीक्षण किया जाता है, जांच किया जाता है, तो कौन विधि से, तो मौलिस परीक्षण द्वारा। कौन परीक्षण द्वारा, मौलिस परीक्षण द्वारा, मौलिस परीक्षण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44, 3 विभिन्न एमिनो अम्ल द्वारा उत्पन्न ट्राइपेप्टाइड की संख्या है। तो 3 गो एमिनो अम्ल है, तो ट्राइपेप्टाइड करना बनेगा, तो यहाँ पर 6 बनेगा। ट्राइपेप्टाइड की संख्या कितना होगा, चला 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 45, एमिनो अम्ल में क्रियात्मक समूह होता है। तो एमिनो अम्ल होता है, देखिए क्या, COOH और NH2, मतलब दोनों क्रियात्मक समूह होता है। COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल भी और NH2 एमीन भी, COOH भी और NH2, तो A और B दोनों हो जाएगा, A और B दोनों। एमिनो अम्ल में 2 क्रियाशील समूह होता है, याद रखना है। एमिनो अम्ल में कितना क्रियाशील समूह होता है, तो 2 क्रियाशील समूह होता है। कितना क्रियाशील समूह होता है, चला 2 क्रियाशील समूह होता है, याद रखना है। कौन कौन होता है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है और एमीन दोनों, तो यहाँ पर A और B दोनों। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा एमिनो अम्ल कायरल है। यहाँ देखिए क्वेश्चन गलत लिखा गया, यहाँ पर बोलेगा कायरल है,
तो ये भी अमीनो अम्ल कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है। यहाँ होगा कायरल नहीं है, ऑप्शन में हो जाएगा कायरल नहीं है, तो क्या आंसर हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो कौन पा? ग्लाइसिन होता है। कौन होता है? ग्लाइसिन। यहाँ क्वेश्चन में सुधार करना है, क्वेश्चन में सुधार क्या करना है? कौन सा एमिनो अम्ल कायरल नहीं है? तो क्या हो जाएगा? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। बाकी ये तीनों एलानिन, वेलिन और प्रोलिन, तीनों के तीनों कायरल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा जैव अणु जल में अविलेय है?